गुरुमूर्ति जी जोर से याद करना और जोर से कौन एनर्जी के साथ और जोर से। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने सेमिनार्स मैंने किए, लेकिन मैं हमेशा अनप्रिपेयर्ड ही जाता हूँ, टोटली अनप्रिपेयर्ड हूँ, कोई मेरी प्रेपरेशन नहीं है। कारण क्योंकि मुझे लगता है जब आदमी प्रिपेयर होके जाता है तो भूलने की कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है उसके अंदर। क्या याद रखूं क्या भूलूं, तो उस अधेड़ उनके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। तो हमेशा एक छोटी सी शुरुआत करता हूँ स्टोरी के साथ, क्योंकि मुझे स्टोरीज का बड़ा शौक है, सुनने का और सुनाने का यार। क्योंकि क्या होता है कि स्टोरीज हमेशा बंदे को याद रहती हैं। तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलेगा ये 4 दिन का, ये पूरे का पूरा स्टोरी बेस होगा, क्योंकि स्टोरीज हमेशा आदमी को याद रहती हैं, राइट। तो सुनना चाहते हैं स्टोरी एक छोटी सी? ओके। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरे हृदय के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही करीब हैं। महात्मा बुद्ध उनमें से एक है। तो कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो जब सिद्धार्थ कहते हैं पैदा हुए थे, तो सिद्धार्थ के जो पिताजी थे वो 50 साल या 55 साल के रहे होंगे, तो बड़ी लेट उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। तो बहुत बड़े सम्राट थे उनके पिताजी। तो सिद्धार्थ उनके घर में पैदा हुए तो खुशी का ठिकाना न रहा कि घर में संतान पैदा हुई है पुत्र के रूप में, और वो भी इतनी एज के बाद। तो कहते कि जब सिद्धार्थ तकरीबन 5-6 दिन के रहे होंगे तो उनके नामकरण का जो एक प्रोग्राम था वो रखा गया, और बहुत ऊंचे स्तर पे नामकरण का प्रोग्राम रखा गया। तो वहाँ बहुत से लोग आए, पंडित, ज्योतिषी, कुंडली सामने रखी गई। तो वहाँ पर यह द्वंद्व पैदा हो गया कि कुछ लोगों ने बोला, कुछ ज्योतिषियों ने बोला, एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये सन्यासी बनेगा। अब पिताजी को तो धक्का लग गया, यार कि इतनी बड़ी उम्र में बच्चा पैदा हुआ है, तो ये अगर सन्यासी बनेगा तो ये राजपाट कौन संभालेगा। तो वो डर गए थोड़ा से। तो वहां पर कहते एक छोटा ज्योतिषी था, 18 साल का, कुदन्ना, उसका नाम था कुदन्ना। तो उसने हाथ खड़ा कि उसने बोला, राजन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सन्यासी बनेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पर मैं पक्के से कह सकता हूं ये सन्यासी ही बनेगा। उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कुदन्ना ने। तो सम्राट डर गया, तो क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे उनके राज्य के अंदर, सबको बुलाया कि समस्या का समाधान कैसे होगा। तो समाधान ये निकल के आया कि राजन, इसको कभी भी जिंदगी के अंदर दुख का पता नहीं चलना चाहिए, हमेशा इसको ये सुख रहना चाहिए। तो दुख जो है ये पैदा करता है, संन्यास की तरफ आदमी को लेके जाता है। तो ये एक उभर के आया कि इसके साथ ऐसा किया जाएगा। तो कहते हैं कि जैसे जैसे वो बच्चा पैदा होता गया, बड़ा होता चला गया, तो उसके लिए महल हर ऋतु के हिसाब से अलग बनाए गए, हर ऋतु के हिसाब से महल अलग होते थे। जो भी पेड़ पौधे होते थे वो हर मौसम के हिसाब से होते थे। कभी पीला पत्ता वहां पर होता नहीं था। तो बड़े होते गए तो उनको कभी दुख उन्होंने देखा नहीं। अच्छी से अच्छी शराब, अच्छी से अच्छी सुंदरियां, अच्छे से अच्छे नृत्य, तो हमेशा उनको भोग विलास के अंदर रखा जाता था कि तभी कभी भी इनको दुख का पता ना चले। पर कहते कि नीति को तो कुछ और ही मंजूर था। तो वहां पर जब वो 21-22 साल के रहे होंगे, तो वहां पर एक कार्निवल था, एक महोत्सव था, जहां पर सिर्फ राजकुमारों को जाना होता था। तो ये समस्या पैदा होगी कि ये तो राजकुमार है तो जाना तो पड़ेगा। अब ना जाए तो मुसीबत, जाए तो मुसीबत, क्योंकि वो तो कभी बाहर गए नहीं थे, लेकिन जाना तो था। तो वहां मुनादी कराई गई। अंडरस्टैंड मुनादी? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मुनादी? ढोल पीट पीट के बड़े शहर में एक वो अनाउंसमेंट, जिसको बोलते हैं, अनाउंसमेंट कर दी गई कि 3 दिन के बाद यहां से सिद्धार्थ जी निकलेंगे, उनका रथ निकलेगा। सड़क पे कोई पीला पत्ता नजर ना आए, कोई बुजुर्ग नजर ना आए, कोई सन्यासी नजर ना आए, कोई मृत ना नजर आए, कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। तो कहते जब सिद्धार्थ का रथ वहां से निकला, वो दिन आया, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। कोई बहरा रहा होगा, उसने वो अनाउंसमेंट नहीं सुनी होगी। तो सड़क पे जब उनका रथ जा रहा था तो उन्होंने देखा कि एक बंदा ऐसे झुक के चल रहा है। तो उन्होंने तो कभी इस तरह का बंदा देखा ही नहीं था कि जिसका
कुबड़ निकला हो जो झुक के चल रहा हो। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये ऐसे झुक के क्यों चल रहा है? तो उसने बोला कि मेरे को मनाही है, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। तो उसने बोला तेरे को बताना पड़ेगा, नहीं तो तेरी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। तो मरता क्या ना करता, सारथी ने बोला सर, राजकुमार को बोला कि ये बूढ़ा हो गया है इसलिए ये कुबड़ इसका निकल आया है। तो सिद्धार्थ ने पूछा ये कुबड़ क्या होता है, बूढ़ा क्या होता है? बोला ये एक जवानी के बाद की एक अवस्था है, तो सबके ऊपर ये आती है। तो उसने बोला मेरे ऊपर भी? सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं भी? उसने बोला यस, सबके साथ होना है तो आपको भी ये कुबड़ और ये आएगा। थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसको बांधा हुआ था, मृत शैया जो होती है उसके ऊपर कपड़े के साथ बांधा हुआ था, रस्सियों के साथ, सफेद वस्त्र के साथ। उसने बोला ये क्या है? बोला ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था है, इसको मृत हो गया है ये आदमी, तो ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था है। तो उन्होंने बोला मृत क्या होता है? बोला मरने के बाद आदमी शरीर त्याग देता है। तो सिद्धार्थ ने पूछा सबके साथ ऐसा होता है? उन्होंने बोला हाँ सबके साथ ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी? उन्होंने बोला हाँ राजन तुम्हारे साथ भी। कोई बात नहीं। थोड़ा सा आगे चले तो एक व्यक्ति जा रहा था जिसने गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, माला पहनी हुई थी, तिलक लगाया हुआ था। बोले ये कौन है? बोला ये जीवन और मृत्यु के अलग अवस्था है, ये सन्यासी हो गया है। तो उन्होंने बोला सारथी रथ रोक, मैं भी सन्यास की तरफ जाऊंगा। तो कहते हैं कि वो उस वक्त रथ से उतरे और सन्यास की तरफ चले गए। 12 साल कहते उनको लगे जब उनको ज्ञान हुआ, बोध हुआ। अब क्लाइमेक्स की स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको छू लेने वाली स्टोरी है। तो कहते 12 साल के बाद जब उनको ज्ञान हुआ तो वो जब वापस महल में आए तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो सामने उनकी पत्नी थी यशोधरा। जब वो छोड़ के गए थे शादी हो चुकी थी, बच्चा था उनका 5 साल का। तो ऐसे दरवाजा खुला होगा, आप सीन देखिए कि जब दरवाजा खुला होगा सामने यशोधरा थी। तो यशोधरा ने खूब उनको गालियां दी, खूब रोई, खूब उनको पीटा कि आपको शर्म नहीं आई, आप मेरे को छोड़ के चले गए, आपका बच्चा छोटा था आप उसको छोड़ के चले गए। तो बहुत उसने उनको बुरा भला कहा, तो वो सुनते रहे। तो सिद्धार्थ ने जब जवाब दिया, वो जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला यशोधरा जो गया था वो तो लौटा नहीं है, जो गया था वो कोई और था, जो लौटा है वो तो कोई और लौटा है, मैं वो लौटा ही नहीं, कुछ नया होके लौटा हूं। तो आप जो मेरे साथ ये 4 दिन बिताएंगे, जैसे आए हैं वैसे जाएंगे नहीं, कुछ नए होके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आ तो गए हैं बट ऐसे जाएंगे नहीं, मैं बता दूं आपको। तो जो आए हैं वैसे ये वापस जाने वाले नहीं, तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि क्या हो गया है इनको। तो मेरा वचन है आपको कि जैसे आए हैं वैसे आप 4 दिन के बाद जाएंगे नहीं, ये मेरा पक्का वचन है। सो इज लर्निंग इक्वल टू नॉलेज? आई से नो, लर्निंग इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। आपके साथ बहुत ज्ञान है लोगों के पास, किसके पास ज्ञान नहीं है? आप जिसको पूछो वो आपको पूरी नॉलेज देगा, 100% लर्निंग देगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपकी लर्निंग आ कहां से रही है? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप, फेसबुक है ना, आप वहां से कुछ लर्निंग ले लेते हैं, सुबह अखबार पढ़ लेते हैं, कुछ टीवी देख लेते हैं, आपकी लर्निंग यहां से आ रही है। राइट और रॉन्ग? ये सब पोल्यूशन आप दिमाग में डेली इकट्ठा करते हैं। डेली आप इतना पोल्यूशन इकट्ठा कर लेते हैं जिसको आप अपनी नॉलेज बोलते हैं, ये नॉलेज है नहीं आपकी। आई प्राउडली से मैंने पिछले 5 साल में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है सर, आता ही नहीं मेरे घर में। पिछले 5 साल से न्यूज़पेपर नहीं आ रहा मेरे घर में। पिछले 5 साल से मैंने टीवी नहीं देखा है, देखा ही नहीं, ऑन ही नहीं किया, रिमोट ही नहीं है मेरे पास टीवी का, क्योंकि मैंने देख लिया कि ये सब फालतू की बकवास क्यों इकट्ठा करनी। अगर मैं डेली अखबार पढ़ूंगा, डेली टीवी देखूंगा, तो कम से कम 1-2 घंटे तो लगाऊंगा ही डेली। एवरेज 2 घंटे तो लगा ही देता है आदमी ना इन चीज़ों के ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि वो 2 घंटे अगर अपने ऊपर लगा दिए जाएं तो लाइफ में कितना बड़ा चेंज आपके जीवन के अंदर आ सकता है। सो योर लर्निंग इज नॉट इक्वल टू योर नॉलेज माय डियर फ्रेंड्स। आई ऑलवेज से लर्न, जो भी आज सीखते हैं लाइफ के अंदर सीखिए, सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन उसको साथ में अनलर्न कीजिए। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इन द लाइफ।
बहुत जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूं, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये प्रोसेस आपका चलता रहना चाहिए, क्योंकि जो आप सीख चुके हैं वो ठीक 2 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा, आपको अनलर्न करना पड़ेगा। और अगर आप अनलर्न नहीं करेंगे तो जिंदगी में आप बहुत ही पीछे लोगों से रह जाएंगे। नाउ पर्पस ऑफ न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम, हमारा क्या पर्पस है? हाउ टू टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपनी जिंदगी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे लेके आ पाएंगे, राइट? जब मैं आपको न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा तो बहुत से लोगों को लगेगा अरे यार बंटा धार हो गया, अपना तो डेट ऑफ बर्थ ही खराब, अपने तो बेटे का ही डेट ऑफ बर्थ खराब, अरे यार किधर तू क्या कर दिया अपने साथ। तो आइडिया ये नहीं कि आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, एवरेज है, पुअर है, ये कोई आइडिया नहीं। आइडिया ये कि जो अवेलेबल है उससे बेस्ट कैसे लेके आ पाएंगे सर। वी आर नॉट कंपीटिंग विद सलमान खान और शाहरुख खान और विद नरेंद्र मोदी, वी आर नॉट कंपीटिंग विद देम, वी आर कंपीटिंग विद आवर सेल्फ। कि मैं आज से 5 साल पहले कहाँ खड़ा था और आने वाले 5 साल में कहाँ खड़ा हो जाऊंगा। सो वी आर नॉट कंपीटिंग विद एनीबॉडी, राइट? मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देता हूं, जब आप ये न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ इज अ वेरी वेरी एवरेज डेट ऑफ बर्थ, वेरी एवरेज डेट ऑफ बर्थ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बट माय रिजल्ट्स आर नॉट एवरेज, माय सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज। इट मींस सवाल ये नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है, सवाल यह है कि उससे आप बेस्ट कैसे लेके आ पाएंगे। असली सवाल तो ये होना चाहिए। सो हाउ टू टेक द बेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ। देन लाइफ में एक ही पर्पस है यार, सेलिब्रेशन होना चाहिए जिंदगी के अंदर। लाइफ में हमेशा उत्सव होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपकी मुलाकात उससे होगी ना कभी परमात्मा के साथ, हो ही जाएगी, है ना? मेरे ख्याल ज्यादातर लोग यहां पर 50+ हैं, है ना? हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन, और कुछ लोगों का शायद क्लाइमैक्स के आसपास है ना? तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि जब उसके साथ आपकी मुलाकात होगी तो आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितने पाप किए थे, कितने गुनाह किए थे, तो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका हिसाब नहीं रखता वो, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है, वो इस बात का हिसाब नहीं रखता। वो आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि मैंने तुझे जन्म दिया था और तुझे भोगने के हजारों अवसर दिए थे, लाखों अवसर दिए थे, तूने उन अवसरों को भोगा या नहीं भोगा। वो एक ही सवाल पूछेगा, बोलेगा यार यही नहीं किया अपन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी ऐसा। तो लाइफ इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन। आप दुखी हैं तो भी अपनी चॉइस से हैं, खुश हैं तो भी आपकी चॉइस है, तो मेक गुड चॉइसेस। लाइफ में अच्छा चॉइस कीजिए। आपको दुखी रहने के लिए परमात्मा ने नहीं पैदा किया था, लेकिन सब लोग दुखी, इधर कोई खुश नहीं है। जानते क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हम अपने जैसा नहीं बनना चाहते, हर आदमी दूसरे जैसा बनना चाहता है। दिस इज द प्रॉब्लम। एवरीबॉडी वांट टू बी लाइक अदर्स। बी योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप जिंदगी के अंदर कभी निराश हो ही नहीं सकते लाइफ के अंदर। सो बी योरसेल्फ। आपको दूसरा नहीं बनना है। नाउ व्हेन आई से व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी मीन इट इज ए साइंस ऑफ नंबर्स व्हिच हेल्प्स यू टू डिस्कवर योर ट्रू आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी को आप कैसे डिस्कवर करेंगे, उसमें आपको ये न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करेगी। मैं कौन हूं, मेरा रोल क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं व्हाई आई एम हियर ऑन दिस यूनिवर्स, मैं आया क्यों हूं, राइट? तो आपका ट्रू आइडेंटिटी आपको बताने के लिए। देन आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट इज योर वीकनेस। हर आदमी की स्ट्रेंथ है, हर आदमी का वीकनेस है सर। याद रखिएगा, जितने भी सफल आदमी हैं उनको पता है उनका स्ट्रेंथ क्या है, और उनको यह भी पता है कि हमारा वीकनेस क्या है। मुझे भी पता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, और मुझे भी पता है कि मेरा वीकनेस क्या है। तो आप अपने बर्थ चार्ट से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेस। हाउ यू कैन better navigate your life, how better you can navigate your life, how you can take a better decision into your life। आप डिसीजन कैसे अच्छे ले सकते हैं। अगर आदमी को पता चल जाए यार कि मैं कौन सा डिसीजन कब लूंगा और कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी सफल होने की, आई थिंक दैट इज अमेजिंग, दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग। एंड द सेम फार्मूला आई अप्लाइड ऑन माई सेल्फ। हाउ यू टेक अ better quality of decisions into your life with the help of these numbers. But I cannot teach any kind of a miracle. I do not know any kind of a miracle.
right? Now I always say there are no shortcuts, there are no instant gratification and there are no miracles. Miracle नाम की कोई चीज होती नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन दुनिया में सबको चाहिए क्या? Miracle. We are coming back to our topic now. Now जो मैं न्यूमरोलॉजी आपको अगले 3 दिन में सिखाने वाला हूं, इट इज अ मिक्स ऑफ चाइनीज, वैदिक एंड वेस्टर्न. वेस्टर्न के अंदर चैलेडियन भी आ जाता है, कई कुछ आ जाता है, तो तीनों का हम आपको मिक्स बताने वाले हैं. लेकिन जो बेस रहेगा उसका, वो रहेगा आपके लिए चाइनीज, उसका जो है वो बेस रहेगा. तो चाइनीज बेस के अंदर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लोशो ग्रिड. लोशो ग्रिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर 1 से लेके 9 तक नंबर है. 1 से लेके 9 तक नंबर है, राइट? इसका नाम लोशो ग्रिड क्या है, दैट वी विल टॉक लेटर ऑन. बड़ी छोटी सी स्टोरी फिर कभी सुना दूंगा आपको. तो यहां पर आप देखेंगे जो भी नंबर्स हैं वो उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं. कौन से ग्रिड में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है. अब ध्यान से देखें तो ये मिलके क्या करते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल लाइंस बनाते हैं. तो ये लाइनें कैसे बनती हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा, जो आपका बर्थ चार्ट कैसे बनेगा. 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 ये डायगोनल लाइंस आपके सामने बनने वाली हैं. अब न्यूमेरोस्कोप कैसे बनेगा, हाउ टू कैलकुलेट, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बर्थ चार्ट बनाने के लिए 3 नंबर निकालने पड़ेंगे. ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर. मैं इसको ऐसे बोलता हूं, ये 3 लॉटरीज आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलेंगी. 3 लॉटरीज. बट ये कोई हरियाणा लॉटरी या महाराष्ट्र लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूं जो सड़क के ऊपर बिक रही होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लॉटरी. तो हर डेट ऑफ बर्थ में 3 तरह की लॉटरीज होती हैं, राइट? अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 लॉटरी भरी हुई, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 लॉटरी भरी हुई हो सकती है, किसी की 3 भी हो सकती हैं और किसी की शायद कोई भी नहीं. अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 लॉटरी भरी हुई है, राइट? हो सकता है आपकी 2 हो सकता है किसी की 3 हो. तो ये तीनों लॉटरीज को मैं बोलता हूं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर. डेट, मंथ और ईयर, एक एक नंबर को आप उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में उसको डालिए जहां उसको जाना है. रेफरेंस लेंगे लोशो ग्रिड से. अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको आप उसी ब्लॉक में दोबारा आप लिखते चले जाइए, करेक्ट? इसमें असली जो चीज है वो थोड़ी देर में बताता हूं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो पहले 2, यहां पर 8, 1, 1, 9, 5 और 5. ये बन गया जी चार्ट. मैं देख रहा था बच्चे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है जी, ये हो गया. अब इसका ड्राइवर निकालते हैं. ड्राइवर निकलेगा 1, 2 + 8 10. 10 का मतलब हो गया 1. कंडक्टर नंबर क्या निकलेगा, 2 और 8 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26 और 5 31, दैट इज इक्वल टू 4. अब देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ जो 3 लॉटरी थी, आपकी कितनी भरी है और मेरी कितनी भरी है. सबसे पहले देखिए मेरा ड्राइवर 4. देखिए 4 यहां पर कहीं नजर आ रहा है आपको डेट, मंथ, ईयर में? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा. इट मींस कोई ऐसा नंबर ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआ से, अगर ऐसा कोई नंबर निकल आता है जो आपके डेट, मंथ, ईयर में प्रेजेंट नहीं था और वो यहां से यहां जाके अगर बैठ जाता है, जो नंबर प्रेजेंट नहीं है, अगर वो वहां पर चार्ट में जाके बैठ जाता है, यानी कि किसी ब्लॉक को खाली को भर देता है, तो इसका मतलब वो आपकी लॉटरी भरी हुई है, राइट? अब 8 प्रकार की मैंने बोला था लाइंस होती हैं, राइट? तो 8 प्रकार की लाइनों में देखते हैं. पहली लाइन है 4 3 8 की. देखिए अगर आपके पास ये पूरी की पूरी लाइन प्रेजेंट है, 4 भी आता है, 3 भी आता है और 8 भी आता है, राइट? अगर ये लाइन कंप्लीट हो रही तो इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन. थॉट प्लेन का मतलब किस तरह के लोगों की सोचने की जो क्षमता है, सोचने की जो कैपेसिटी है, वो बड़ी ही जबरदस्त है. 2 7 और 6. नाउ अगर आपके बर्थ चार्ट में तीनों लाइन पूरी हो जाती है, 2 भी आता है, 7 भी आता है और 6 भी आता है, इट मींस इस लाइन को बोलते हैं एक्शन प्लेन. अब मेरे बर्थ चार्ट में अगर आप देखेंगे 2 भी आता है, 7 भी आता है और 6 भी आता है, बस. तो आई एम ए मैन ऑफ एक्शन. आई बिलीव इन एक्शन. Once I decide that I have to do it,
Nobody can stop it. Even my children, my wife, they cannot stop it. उसको पता कि अब करेगा. No, this is my strength. अगर मैं ना करूं जो मेरे मन में आ गया है, अगर मैं ना करूं इसका मतलब मैंने इस लाइन की क्षमता को बर्बाद कर दिया. ये मेरी क्षमता है क्योंकि ये लाइन की मेरी स्ट्रेंथ एरिया है. सो आई हैव टू ऑलवेज इनटू द एक्शन. अगर मेरी बीवी मेरे बच्चे बोले यार तेरे को तो ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए था, अगर मैं डर के ना करूं, इट मीन्स मैंने अपनी क्षमता को किल कर दिया. नाउ 8, 1 एंड 6. अगर आपके पास 8, 1, 6 तीनों नंबर आते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन. यानी किस तरह के लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होकर जीवन के अंदर सोचेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल होके. 9, 4, 5 और 6 अगर किसी की के बर्थ चार्ट में आ जाता है तो इस लाइन को बोलते हैं राजयोग. इसका मतलब अगर आपके पास 4, 5 आता है, यू हैव टू बी बेयर मिनिमम मल्टी मिलियनियर, इफ नॉट बिलियनियर एट लीस्ट मल्टी मिलियनियर. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, पूरे 3 दिन का अगर कोई मेरे से पूछे सबसे कोर चैप्टर कौन सा है, दिस इज द कोर चैप्टर. अगर आपको ये आ गया तो आप समझो आपको न्यूमरोलॉजी आ ही गई है, समझो आपको आ ही गई है. और अगर ये नहीं पकड़ में आया आपकी तो आप कुछ भी कर लें, आपको न्यूमरोलॉजी समझ आ ही नहीं सकती. दिस इज द कोर. नाउ अब नंबर 1 जो है वो राजा है, राइट. अब राजा के फ्रेंड कौन कौन से हो सकते हैं? आपको लगता है कि सबसे ज्यादा राजा जो है वो रानी के नजदीक होता है, ऐसा है नहीं. वो सबसे ज्यादा नजदीक सबसे पहले कमांडर इन चीफ सेनापति के पास. कारण इतिहास गवाह है कि जब जब तख्ता पलटे हुए हैं वो सेनापति ने किए हैं सर, राइट. तो वो उसकी मजबूरी है कि उसको सबसे पहले सेनापति के साथ ही बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सेनापति के साथ नहीं बनाएगा तो कभी भी उसका तख्ता, उसको राज्य जीतने हैं, अपना तख्ता बचाना है. सो वो जो बातें वो सेनापति के साथ शेयर करेगा वो रानी के साथ भी हो सकता है शेयर ना करे. सो राजा सबसे ज्यादा नजदीक किसके होता है? सेनापति. फिर उसकी बारी आती है रानी. राजा को रानी से प्यार हो गया है ना, फिर अपने पुत्र के नजदीक होगा, यानी कि राजकुमार. राजकुमार सबसे पहले सेनापति के नजदीक होगा, फिर पत्नी के नजदीक होगा, फिर वो किसके नजदीक आएगा? पुत्र के नजदीक, यानी कि प्रिंस के नजदीक वो आएगा. फिर आता है उसके बाद गुरु. अब उसको जरूरत है, गुरु की हमेशा जरूरत नहीं है, लेकिन कभी भी उसको जरूरत पड़ेगी तो किसको बुलाएगा? पहले वो गुरु को बुलाएगा, देव गुरु को बुलाएगा. जब देव गुरु की भी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं बात बनेगी, तो फिर वो वीनस को बुलाएगा. और राजा के साथ भी कंफर्टेबल है. नाउ नंबर 5. अब नंबर 5 जो है मरकरी का नंबर है, प्रिंस का नंबर है, राइट. अब मजेदार बात यह है, अब ये तो बेटा है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? पिता के पास. पिता के बाद माता के पास, माता के पास जाने के बाद देवगुरु के पास, करेक्ट. 6 के पास भी चला जाएगा. क्यों? वो कह रहा सारी जिंदगी एक ही काम करूंगा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी ये करना होगा तो किधर जाऊंगा. तो ये इस ग्लैमर के साथ भी चला जाएगा. और 2 प्रिंस हो घर में, नो प्रॉब्लम. नाउ आई लव दिस नंबर 5 for many reasons. Number 1, I do not have number 5, and second the best reason is sir no friend. Non friend में इसका कोई है ही नहीं. There is no non friend for 2 reasons. Number 1, अगर आप लोशो ग्रिड में देखें तो नंबर 5 बिल्कुल सेंटर के अंदर है. देखा आपने? बिल्कुल सेंटर में है. अब सेंटर में होने की वजह से क्या होगा? इसका जो रिलेशनशिप है सबके साथ इक्वल है सर, इक्वल. सेंटर में बैठे इसकी जो दूरी है सारे नंबरों के साथ बिल्कुल इक्वल है, किसी के साथ इसकी दुश्मनी नहीं है. दूसरा देखिए, आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं, अपने फ्लैट्स के अंदर, अगर कोई प्रिंस छोटा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का या 10 साल का हो, क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी सोसाइटी में उसकी किसी से या किसी की उसके साथ दुश्मनी होगी?
इम्पॉसिबल। सब लोग उसको कभी चीक्स पे ऐसे काटेंगे, कभी हेलो करके बोलेंगे, इसका मतलब किसी की दुश्मनी इसके साथ नहीं और इसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं। सो दैट इज व्हाई आई से दिस इज ए वंडरफुल नंबर। नंबर 5 देयर इज नो नॉन फ्रेंड। रेस्ट 7, 8, 9, 4 ऑल आर न्यूट्रल नंबर्स। 5 इसलिए मैंने बोला है कि ऐसा असंभव है कि 5 नंबर वाला बंदा असफल हो जीवन में, ऐसा मतलब मैं तो मान नहीं सकता कोई होगा। और अगर कोई है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत होगी। नो 5 की सीरीज देखिए कितनी अच्छी है। 5-1 का कॉम्बिनेशन, आहा हा हा, वाओ कॉम्बिनेशन। आई विल से दिस इज ए वाओ कॉम्बिनेशन। एक तरफ सूर्य हो, लीडर बैठा हो, इधर से बेटा बैठा हो, सर मैं बोलूंगा वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन 5-1। कौन सा प्रोफेशन होगा भी नहीं बता पाऊंगा, पर बहुत ही बढ़िया, एवर सीजन्ड है ये सारा। 5-2 आई विल से गुड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर। 5-3 कॉम्बिनेशन आई विल से दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 5-3 के कॉम्बिनेशन में कम्युनिकेशन इज देयर फोर्टे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। देन वही हीलिंग, ओकल्ट, कुछ भी कर सकते। 5 को छोड़ देते, इसलिए ना मल्टीपल प्रोफेशन बता सकता हूं आपको। हाँ जी, 5-1 का कोई प्रोफेशन नहीं बता रहा मैडम अभी मैं। नाउ 5-4 गुड कॉम्बिनेशन, सेल्स, मार्केटिंग। बेसिकली 5 नंबर को मैं बोलूंगा ये एक ऐसा नंबर है जो आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको बैलेंस आउट कर देगा। बट 5 का जो की वर्ड है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, 5 का जो अपना की वर्ड है, और काफी हद तक फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ये 5 की अपनी एक पोर्टफोलियो है उसका। नो 6-6 कॉम्बिनेशन वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। आगे भी लग्जरी, पीछे भी लग्जरी, राइट। 6-7 आई विल से वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 6 मास्टर और 7 उसका डिसाइपल, गुरु और चेला सर। 6-7 कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का कॉम्बिनेशन आप देखिए 7-6 का कॉम्बिनेशन है। सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इज दिस गेम ऑफ नंबर्स। मैं तो इतने सालों से इसको समझ रहा हूं, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैनी टाइम्स, मोस्ट ऑफन देन नॉट, अपनी पीठ मेरा थपथपाने को मन करता है कई बार कि यार इतना हमने पढ़ा, इतना रिसर्च किया, एंड वी आर वेरी क्लोज कि चीजें बाय एंड लार्ज, ट्रस्ट मी, 99% या 95% जो मैं चीजों को देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, अप्लाई करता हूं अपने जीवन में, बच्चों के, मतलब 95% तक उसमें एक्यूरेसी आ जाती है।